हेलो, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। आपने एक कहावत सुनी होगी कि ये आदमी 420 है या ये आदमी 420 ही करता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब आप सुनेंगे ये आदमी 318 है या 318 ही करने वाला है। अब आप कहेंगे ये क्या है? यस, ऐसा ही होने वाला है। 1 जुलाई 2024 से भारत सरकार ने 3 पुराने कानूनों की जगह नए 3 कानून लागू किए हैं, जिसकी वजह से क्रिमिनल प्रोसेसिंग में, कोर्ट में और पुलिस जो व्यवस्था है उसमें बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। ये 3 पुराने कानून हैं, उनकी जगह 3 नए कानून लाए गए हैं। वो है इंडियन पिनल कोड 1860 आईपीसी, उसके स्थान पर अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस लागू होगा। इसके अलावा दूसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट आईईए 1872, उसकी जगह पर भारतीय साक्ष्य संहिता बीएसएस लागू होगा। तीसरा है क्रिमिनल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स सीआरपीसी 1973, उसकी जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होने वाली है। यानी पुराने 3 जो क्रिमिनल कानून थे उनकी जगह पर नए क्रिमिनल कानून आने वाले हैं। इसके वजह से जो लोग नहीं जानते कि 420 क्या होती है, आईपीसी की एक धारा है 420, जिसमें किसी को धोखा देना, जालसाजी करना या चीजें इधर उधर करने को 420 कहा जाता है। अब ये धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 में आ जाएगा, इस कारण इसको 318 कह सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत सारे चेंजेज होने वाले हैं, इसलिए आप जानने का प्रयास करते हैं कि अलग अलग कानून में क्या क्या व्यवस्था होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की, बीएनएस कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको। ये आईपीसी इंडियन पिनल कोड का स्थान लेगी। इंडियन पिनल कोड जो है वो 1860 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून था। अंग्रेज भारत पर शासन करते थे, भारत को उपनिवेश बनाना चाहते थे। इस कारण उनके कानून में राजद्रोह बहुत बड़ी चीज थी और भारतीय जनता को एक उपनिवेश की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन अब हम आजाद हो चुके हैं, इस कारण भारत सरकार ने उस औपनिवेशिक कॉलोनियल लेगेसी को खत्म करते हुए आईपीसी की जगह पर भारतीय न्याय संहिता नामक नया जो है कानून बनाया गया है। कोड आईपीसी में 511 धाराएं थी, लेकिन बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में अब 358 धाराएं होगी। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता में 21 नई धाराएं जोड़ी गई है। बहुत सी ऐसे क्राइम हैं जो पहली बार जोड़े गए हैं। उनमें सबसे पहला क्राइम है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है भीड़ द्वारा लोगों को व्यक्ति की हत्या कर देना। अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 के तहत मॉब लिंचिंग बहुत बड़ा क्राइम है, 10 साल तक की सजा हो सकती है। आईपीसी के तहत भीड़ द्वारा अगर किसी व्यक्ति को मार दिया जाता था तो उसका कोई क्राइम नहीं माना जाता था और ये कहा जाता था कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में भीड़ का एक चेहरा भी होता है और भीड़ को सजा भी होती है। इसलिए आप भीड़ के द्वारा अगर किसी के साथ किसी प्रकार की मारपीट की जाती है उससे बचने की कोशिश करें, अदरवाइज यू विल एंडेड अप इनटू द जेल। इसके अलावा हेट क्राइम यानी किसी संप्रदाय या किसी धर्म के प्रति नफरत फैलाना भी क्राइम में आएगा। फेक फेक न्यूज़ यानी किसी गलत खबर को प्रसारित करना, फॉरवर्ड करना, ये भी अब क्राइम में शामिल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, अब टेररिज्म की परिभाषा आ गई है। आईपीसी में आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं थी, वो यूएपी अनलॉफुल एक्टिविटीज और प्रिवेंशन एक्ट से परिभाषित होता था। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में टेररिज्म और आतंकवाद की परिभाषा दे दी गई है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी डिफाइन किया गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा नकल माफिया होते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आता है। अब भारतीय न्याय संहिता के तहत इनके खिलाफ ट्रायल चलेगा और बड़ी सजा मिलेगी। भारतीय न्याय संहिता में इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो बदलाव किया गया है वो है एफआईआर। यानी पहले हमें एफआईआर करने के लिए थाने में जाना पड़ता था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद आप ऑनलाइन गवर्नमेंट का पोर्टल है उसके माध्यम से आप एफआईआर कर सकते हो और 2-3 दिन बाद जाकर के उसको वेरीफाई किया जा सकता है। इसके अलावा एफआईआर पहले आईपीसी के तहत में एफआईआर करने के लिए उसी थाने में एफआईआर होता था जिस थाने के जुरिस्डिक्शन या क्षेत्र अधिकार में अपराध हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, भारत के किसी भी थाने में एफआईआर हो सकता है और उसके बाद में उस थाने को सौंप दिया जाएगा जिस थाने के क्षेत्र अधिकार में वो अपराध आता है। इस तरह से ये 2 नए इनिशिएटिव, ये एफआईआर और जीरो एफआईआर, भारतीय न्याय संहिता के आने से हुए हैं। इसके अलावा है 69, उसके तहत में अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला को धोखे से, प्रमोशन से या अपनी आइडेंटिटी छुपा करके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और उसके बाद में उसको धोखा दे देता है, तो ये इसके तहत 10 साल की सजा होती है। आजकल के युवा मोबाइल फ़ोन या इंस्टाग्राम से अपनी आइडेंटिटी छुपा करके अगर किसी महिला या किसी लड़की के साथ में इस तरह के इंटरकोर्स करते हैं, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, इससे बच के रहें। इसके अलावा अगर आप भारतीय फिल्में देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं आईपीसी की जो हमारे दिमाग में छपी हुई है। जैसे धारा 302, अगर कोई मर्डर करता है, हत्या करता है, उसके बाद सजा दी जाती है धारा 302 के तहत। अब वो बदल दी गई है, अब ये धारा 103 के अंतर्गत मानी जाएगी। धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, अब ये
धारा 109 में आ जाएगा। इसके अलावा धारा 144 लगती है, जिसके जब कभी भी अशांति फिर धारा 144 लगती है, लेकिन अब धारा 144 नहीं कहा जाएगा बल्कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 187 के तहत से ऐसा होने वाला है। शेडिशन, राजद्रोह, जो कि धारा 124 ए आईपीसी में था, लेकिन अब ये बदल के धारा 152 में आ गया है। इस तरह से अब राजद्रोह को राजद्रोह नहीं कहेगा बल्कि देशद्रोह कहा जाएगा। इस तरह से इसकी परिभाषा में भी क्या हो चुका है, इस तरह से हमने देखा भारतीय न्याय संहिता में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या पुलिस से जुड़े हुए हैं तो आपको इनके बारे में डिटेल पढ़ना चाहिए, अदरवाइज आपको इतनी जानकारी काफ़ी है। इसके अलावा जो दूसरा एक्ट है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि 1872 में आता है। जब अंग्रेजों ने ये कानून बनाया था तब डिजिटल या टेक्नोलॉजिकल इतना एडवांसमेंट नहीं था, लेकिन वर्तमान में टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल साइबर क्राइम्स आ चुके हैं। इस कारण जो भारतीय साक्ष्य संहिता है उसके अंदर डिजिटल एविडेंसेस को भी मान्यता दी गई है। यानी अब पुलिस द्वारा कहीं पे भी सर्च या सीजर किया जाएगा, वहाँ पर वीडियोग्राफी होना जरूरी है और वीडियोग्राफी में कोर्ट में सबमिट करने पर उसको एज ए एविडेंस माना जाएगा। ये भारतीय साक्ष्य संहिता के अंतर्गत किया गया है। तीसरा जो कानून है वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि 1973 में आया था। अब उसका स्थान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस द्वारा ले लिया जाएगा। इसके तहत पुलिस कस्टडी में पहले किसी व्यक्ति को अधिकतम 15 दिन रखा जा सकता है, अब इसे बढ़ा करके 90 दिन कर दिया गया है। इसकी काफ़ी आलोचना हो रही है, सरकार की आलोचना हो रही है कि इतनी पुलिस कस्टडी में, क्योंकि पुलिस कस्टडी में बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है, इस कारण इसकी काफ़ी आलोचना हो रही है। इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अब ट्रायल इन एब्सेंसिया चलाया जा सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति भारत में क्राइम करके विदेश भाग जाता है, उसके खिलाफ अभी आईपीसी के तहत ट्रायल नहीं चलता था, लेकिन अब नए कानून के तहत में उसके खिलाफ ट्रायल चलाया जा सकता है और जब वो भारत आएगा उससे पहले भी उसको सजा दी जा सकती है। भारत आने पर सजा होगी, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है वो पूरा चलाया जा सकता है। इस तरह से हमने देखा ये तीनों कानून बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको इनको पूरा डिटेल में पढ़ना है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो आपको इतना ध्यान जरूर रखना है कि किस पिछले कानून ने नए कानून को रिप्लेस किया है। अगर हम बात करें आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, वो उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता को लाया गया है। इसके अलावा जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसके लिए भारतीय साक्ष्य संहिता लाई गई है और जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसकी जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाई गई है। इस तरह से 3 कानूनों को मॉडिफाइड किया गया है। कुछ आलोचनाएं हो रही है। आलोचनाएं ये है कि इन बिल पर और ये जो कानून जब पारित किया गया तो उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुआ था और डिस्कशन के बगैर इनको पारित किया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो कानून बनाए गए हैं, ये जो हमारी कॉलोनियल लेगेसी थी, यानी अंग्रेजों द्वारा हमारे ऊपर जो कानून थोपे गए थे उनकी जगह नया है। इसके अलावा आईपीसी वगैरह बिखरे हुए कानून थे, कोई भी प्रोविजन कहीं पे भी कर रखा था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता के अंदर सारे प्रोविजन क्रम वाइज एक जगह कर दिए गए हैं। इसलिए जो कोर्ट्स हैं, पुलिस प्रोसीडिंग्स हैं, उनमें आसानी होगी। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।